मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अपूर्व नागर गवर्नमेंट कॉलेज भीम से आज आपको लोक प्रशासन तृतीय वर्ष का भारत में स्थानीय प्रशासन का पाठ हम आज करेंगे। आज के इस पाठ का जो टॉपिक है वो है नगर परिषद एवं नगर पालिका। ये नगर परिषद एवं नगर पालिका ये टॉपिक हमारा नगर निगम के बाद शुरू होता है, क्योंकि ये भी एक नगर पालिका और नगर समिति के ये सेकंड टायर और थर्ड ईयर जो है जो हमारे नगर पालिका शहरी स्थानीय निकायों का पेपर 2 जो है थर्ड ईयर का, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और नगर परिषद जो हमने देखा था कि 5 लाख से कम, और इस हिसाब से उनमें तो नगर निगम वाले कई फीचर्स मिलते हैं, और लेकिन उन फीचर्स को फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो जैसा हमने देखा कि नगर परिषद एवं नगर पालिका भारत में ब्रिटिश काल से ही नगर परिषद एवं नगर पालिका स्थानीय प्रशासन की महत्वपूर्ण इकाई रही है। यह नगरीय प्रशासन की सर्वाधिक प्रचलित और लोकप्रिय इकाई है, और देश का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहाँ ये नगरीय प्रशासन का ये निकाय नहीं पाया जाता हो। और ये आपको मालूम है कि अंग्रेजों ने इसको 1901 में बॉम्बे में स्थापित किया था। ये 1860 में कलकत्ता में था। इस प्रकार से ये अलग अलग तरीके से चालू किया गया। 74वें संविधान संशोधन और उसके अनुसरण में 1994 में संशोधित राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 में जिन 3 नगरीय निकायों का प्रावधान किया था उसकी अपरिकल्पना जो की थी, उसके अनुरूप 74वां संविधान संशोधन किया गया है। और नगर परिषद नगर पालिकाओं की संरचना हम लोग पढ़ते हैं, और हमको ये जानना चाहिए कि परिषद होता है सबसे पहली चीज़ वो निर्वाचित निकाय होता है, और अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष जो है वो उसका चुनाव होता है। जनता उसको डायरेक्टली चुनती है, और अध्यक्ष का चुनाव होता है, और आयुक्त अधिशासी अधिकारी ये सरकारी अधिकारी होता है, और समितियां जो कि अलग अलग कार्य करने हेतु बनाई जाती है। तो निर्वाचित निकाय परिषद नगर पालिका का विचार विमर्श निकाय परिषद इस प्रणाली की प्रमुख संस्था होती है। इसमें नगर के निवासियों द्वारा निर्वाचित सदस्य तथा कुछ सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। संपूर्ण नगर को चुनाव के लिए वार्डों में विभक्त कर दिया जाता है। प्रत्येक वार्ड से वयस्क मताधिकार के आधार पर सदस्यों का चुनाव होता है, जिन्हें पार्षद कहते हैं। वार्ड और सदस्यों की संख्या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। सरकार इनकी संख्या में वृद्धि या कमी भी कर सकती है। 1993 तक ये प्रावधान था कि यदि निर्वाचित तथा परिषद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं होता है तो 2 महिला सदस्यों का साधारण किया जा सकता है। किंतु संविधान में हुए 74 संशोधन के लिए 75 निकायों के एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए। यह बहुत ही वेलकम चेंज है। इसमें महिलाओं की सशक्तिकरण में विशेष प्रकार की सहायता मिलेगी। और परिषद को नगर की जनप्रतिनिधि सभा कहा जाता है। यह नगर परिषद पालिका का विचार विमर्श निकाय है, जिस पर नगरीय प्रशासन के लिए नीति निर्धारण और नियमों के निर्माण का दायित्व होता है। और हम ये भी देखते हैं कि ये परिषद ही अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती थी पहले, लेकिन उन्हें प्रच्युत भी कर सकती है। इस तरह स्थानीय निकायों के रूप में परिषद की अग्रगण्य प्रतीक होती है। लेकिन ये चीज़ 2009 तक थी। उसके बाद में अब राजस्थान नगर पालिका निर्वाचन नियम के अंतर्गत अध्यक्ष यानी सभापति का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जा रहा है। तो ये भी एक वेलकम चेंज है। जनता अपने मोस्ट वांटेड व्यक्ति मतलब मोस्ट लाइक व्यक्ति को महापौर के रूप में चुनना चाह रही है, और वो एक बहुत बड़ा वेलकम चेंज ये आया हमारी भारतीय इसमें नगर पालिका में। और यह जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, यह नगर परिषद के अध्यक्ष परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। सबसे इम्पोर्टेंट आदमी होता है, शहर का प्रथम नागरिक माना जाता है, शहर का सबसे इम्पोर्टेंट आदमी माना जाता है, और अपने कार्यों को करने के लिए ये अपना सारा शहर के जो सारे कार्य हैं वो ये करता है, और इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। ये सोच के समझ में आता है कि इसकी शक्तियाँ विस्तृत है। एक और ये नीति निर्माण में निर्वाचित परिषद का नेतृत्व करता है, तो दूसरी ओर वो नीतियों के क्रियान्वयन में अधिशासी अधिकारी का पर्यवेक्षण और नियंत्रण भी करता है। वह नगर का प्रथम नागरिक तो है ही, वह नगर पालिका कर्मचारियों की सेवाओं से संबंधित जैसे वेतन भत्ते अवकाश का निपटारा करता है। नगर पालिका का सरकार या जनता से होने वाला पत्रव्यवहार उसके माध्यम से किया जाता है। इसके अतिरिक्त वह बजट, वक्तव्य, पत्रावलियां, स्थानीय प्रशासन से संबंधित प्रस्ताव, वार्षिक प्रतिवेदन इत्यादि का परिषद में तथा उसके उपरांत सरकार को प्रस्तुतिकरण के कार्य भी
करता है। स्थानीय प्रशासन से संबंधित सभी अभिलेखों का वह रक्षक होता है और नगर पालिका के वित्तीय और कार्यकारी प्रशासन का देखरेख करता है। फिर अध्यक्ष पद पे आरक्षण। अध्यक्ष पद पे नगर पालिका अधिनियम 1959 की मूल प्रावधानों के 74वें संशोधन के प्रवर्तन के पश्चात जब आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं और उसमें यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य की नगर पालिकाओं के अध्यक्ष के पदों पर SC ST व महिलाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आरक्षण होगा और इसलिए आरक्षण भी किया गया है। और घनत्व और जनसंख्या के हिसाब से निकायों में महिलाओं के लिए और SC ST के लिए भी पूर्णतः रिजर्वेशन की पॉलिसी अपनाई जाती है। रिजर्वेशन मतलब अपने चक्र के हिसाब से, रोटेशन के हिसाब से। और ये वेलकम चेंज है। और अध्यक्ष पद की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष जिम्मेदार होता है उसके कार्य के लिए। और मेन तो क्या है, अध्यक्ष के कार्य बैठकों को आमंत्रित करना है, ये बाकी कार्य जो बताए वो तो है ही। और उसके अलावा नगर पालिका के वित्तीय कार्यकारी प्रशासन का पर्यवेक्षण नियंत्रण करना और नगर पालिकाओं के हिसाब किताब रिकॉर्ड कर्मचारी संबंधित मामले देखना। अधिशासी अधिकारी यानी कि इम्पोर्टेंट पर्सन, अधिशासी अधिकारी यानी कि कुछ काम तो वो स्वयं जो है उसके इच्छा के अनुरूप ही होते हैं। सरकार ने अधिशासी अधिकारी बनाया है, वो सरकारी प्रशासनिक अधिकारी होता है और वो ही इन कार्यों को अंजाम देता है, जो कि उसके इवन अध्यक्ष को अच्छे से परामर्श और उसका कार्य का भी बहुत हद तक ये निर्वहन करता है। और नगर निगम में तो इसकी शक्तियाँ भी बहुत विस्तृत हैं। तो हम देखते हैं कि नगर पालिकाओं में परिषद द्वारा निर्धारित नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए नियुक्त प्राधिकारी को अधिशासी अधिकारी कहा जाता है। राजस्थान के बड़े नगरों की नगर परिषदों में नियुक्त इस प्राधिकारी को आयुक्त कहते हैं और जो 75 लाख तक की सीमा के अनुसार अपना व्यय कर सकता है। और ऐसा भी देखा गया है कि नगर निगम जहाँ आयुक्त को प्रशासनिक निकाय का सर्वेसर्वा बनाया गया है और उनके कार्यों में मेयर की कोई भूमिका या नियंत्रण नहीं होता है, वहीं नगर पालिकाओं में नियुक्त और अधिशासी अधिकारी प्रशासनिक व्यक्तियों का उपयोग नगर पालिका के अध्यक्ष के साथ संयुक्त रूप से करता है। दूसरे शब्दों में कहा सकता है कि नगर पालिका में शाखाओं में वैसा पृथककरण नहीं कहा जाता जैसे नगर निगम में होता है। नगर पालिका का मुख्य अधिशासी अधिकारी पालिका के कर्मचारियों प्रशासनिक नियंत्रण रखता है, उच्च श्रेणी के कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्य भी करता है, किंतु उसके निर्णय के विरुद्ध स्थायी समिति में अपील भी की जा सकती है। तो हम ये देखते हैं कि ये एक विस्तृत लेवल पे की जाने वाली कार्रवाई है। और चौथा हम देखते हैं समितियां। समिति यानी कि कमिटीज बहुत सारी होती है और ये कमिटीज जो है वो कमिटीज अलग अलग कार्य के लिए नियुक्त होती है, जैसे कि वित्त समिति, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति, भवन एवं संकलन समिति, नगर नियम उपनियम उप समिति, गंदी बस्ती सुधार समिति, अपराधों का शमन और समीक्षा समिति। ये सारी समितियां इसलिए बनाई गई है ताकि जनता को ढंग से जो उनके चुनाव करके उन्होंने लोगों को पहुँचाया है, नगर पालिका नगर परिषद बनी है, वो जनता के कार्य के लिए बनी है। तो उसका जो बजट है उसका अलोकेशन होता है और वो जनता की कार्य इन समितियों में बांट के और अपना कार्य सुचारू रूप से चलता है। तो ये समिति अपना कार्य करती रहती है और उस प्रकार से हम ये देखते हैं कि इसकी एक कड़ी में ही सामरिक समितियों के अलावा परिषद में जब भी आवश्यक समझे विशिष्ट कार्यों के लिए गैर सामरिक समितियों का निर्माण भी कर सकती है, जिसके द्वारा जी जाने कार्य दायित्व और शक्तियों का निर्धारण परिषद द्वारा यथासमय कर दिया जाता है। वार्ड समितियों का गठन नगर निकाय की उस वार्ड समिति में प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर के वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले बोर्ड के सदस्य बोर्ड द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले अधिकतम 5 सदस्य जिनकी आयु 25 वर्ष से कम की न हो, ये सारे के सारे अपनी बैठक करते हैं, अपना कार्य करते हैं और समिति में अपना हिसाब से अपनी जो भी बैठकें उसमें आते हैं। और ये भी है कि यदि कोई अध्यक्ष है जो बैठकों में 30 दिन तक गैर हाजिर रहता है तो 2 माह में कम से कम एक साधारण बैठक होनी चाहिए और कम से कम 6 बैठक होनी चाहिए। और ये है कि जो अध्यक्ष इसमें बैठक में नहीं आता तो कुछ टाइम बाद उसको फिर हटाने की भी कार्रवाई ये कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमने आज ये पढ़ी है। तो इसके अंदर आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि नगर परिषद और नगर पालिका के इन सब कार्यों में करीब करीब साम्यता है और करीब करीब एक जैसे हैं। इन दोनों में कोई बड़ा विभाजन नहीं है, जैसे हम सोचते हैं कि इनमें विभाजन होगा, लेकिन विभाजन नहीं है क्योंकि नगर परिषद और नगर पालिका के काम करने का एक ही तरह का प्रोसेस है और वो एक ही तरह के प्रोसेस के कारण वो एक ही तरह का काम करती है। नगर निगम से भी हम यदि कंपेरिजन करें तो नगर निगम से भी 80-70% कार्य
कार्य क्या वो नगर निगम नगर परिषदों में जो होने वाली समितियां अन्य चीज़ें हैं वो करीब करीब सेम है, और थोड़ा ही यहाँ पर डिफरेंस है। उस डिफरेंस का हम आधार देखकर ये समझ पाते हैं कि नगर परिषद और नगर पालिका केवल छोटे शहरों के लिए कार्य में आती है, और नगर निगम क्योंकि बड़े शहरों का होता है तो उसका कार्य विस्तृत रूप होता है। ये उसका मेन डिफरेंस है। अगली कड़ी में पढ़ेंगे नगर परिषद और नगर पालिका की शक्तियाँ।